वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। हम लोग हर वीडियो के सेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय संविधान का हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की हो, और जो भी कमिंग वैकेंसी आ रही है उन पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नए फीचर के साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। स्टार्ट करते क्लास को। नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय दंड संहिता के पार्ट 2 में हम लोग भारतीय दंड संहिता की बची हुई धाराओं को पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले धारा 31 में क्या बताता है, बिल को डिफाइन करता है। देखिए, बिल होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। बिल को अंग्रेजी में हम लोग WIL विल भी बोलते हैं। विल जैसे भी कोई वसीयत या दस्तावेज होता है, उसी को घोतक या उसी जो होता है उसे हम लोग बिल के रूप में जानते हैं। धारा 32 क्या है? धारा 32 में कार्यों को दर्शाने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप को शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई कार्य किया जाएगा उसके संदर्भ में जो भी आशय प्रस्तुत करने वाले शब्द होंगे और उन कार्यों को निर्देशित करेंगे, तो यहाँ पे कार्य और कार्य का शब्द ही क्या होता है? लोप से होता है। जैसा कि धारा 33 में बताया गया कि कार्य या वर्क क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो कार्य है उसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एक्ट एज ओमिशन। एक्ट एज ओमिशन, अगर कोई कार्य हुआ है तो एक्ट एंड ओमिशन के अंतर्गत आता है और इन कार्यों के अंतर्गत इसको हम परिभाषित करते हैं। धारा 34 की बात करते हैं। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जब कोई कार्य किया जाता है तो सामान्य आशय को लेकर कई व्यक्तियों के लिए किए गए कार्य को दर्शाती। धारा 35 की बात करते हैं। जब ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है और वह अपराध के ज्ञान या आशय से किया गया हो। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई अपराधी कार्य कई व्यक्ति अपने सब के समान आशय रखने वाले अग्रसर में किए जाते हैं, तो ऐसे हर व्यक्ति का कार्य उसी के प्रकार दायित्व के हीन होगा। तो देखिए, इसमें कई टिप्पणियाँ भी बताई गई, कई केस लॉ भी बताए गए हैं और इसके फेमस हैं कि सामान्य आशय रखते हुए जब कोई कार्य करते हैं तो धारा 34 है, ठीक, और 35। तो देखिए, 34 में एक्ट एंड ओमिशन के बारे में, कार्य के बारे में बताया गया है, और दूसरा 34 जो होता है उसमें ये बताया गया है कि कार्य और लोप को कैसे अग्रसर बनाया गया। देखिए, धारा 35 की बात करते हैं। जब ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक या आपराधिक ज्ञान के आशय से किया गया हो। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण आपराधिक है। कहने का मतलब है आपको ये पहले से ज्ञान था कि ये कार्य आपराधिक आशय से है और फिर भी उस कार्य को करते हैं। कई व्यक्तियों द्वारा इस कार्य को किया जाता है तब भी ये होता है, और इस उसी प्रकार दायित्व के अधीन माना जाएगा। इससे ये अकेले उसके द्वारा कार्य नहीं किया गया। चलिए, हम लोग धारा 35 के बाद धारा 36 पढ़ते हैं। धारा 36 क्या कहती है? अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा। ठीक, देखिए, कहने का मतलब होता इफेक्ट का जब, ठीक है, देखो, एक्ट बाय पार्टी और कहा गया है और पार्टी बाय ओमिशन। तो दो तरह से होता है कि धारा का आशय कि कुछ ऐसा कार्य हम करते हैं जो एक्ट बाय पार्टी होता है। कहने का मतलब किसी कार्य या किसी लोप के द्वारा परिणाम कारित किया जाना, और परिणाम कारित किए जाने से यह समझा जाए कि परिणाम अंशतः कार्य द्वारा कारित किया गया है। ठीक है, चलिए, धारा 37 के बाद हम लोग देखिए 37 में क्या कहता है? कई ऐसे कार्य एक कार्य के अपराध को गठित करने का सहयोग करते हों। देखिए, जब कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो तब वो कहता है कि अकेले या किसी अन्य व्यक्ति को सम्मिलित होकर, मतलब कई व्यक्ति सम्मिलित होकर एक कार्य को अंजाम देते हैं। तो धारा 37 आपराधिक कार्यों को बताती है। देखिए, जो एग्ज़ाम में परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन इनकी प्रॉब्लमों पर 20 पूछेगा, कौन सी प्रॉब्लम कौन सी धारा से आधारित है। धारा 38 क्या कहती है? आपराधिक कार्य में, ठीक, संप्रक्त विभिन्न अपराधों का दोष सकेगी। अब 38 में है क्या? देखिए, इम्पॉर्टेंट है। जहाँ कई व्यक्ति
किसी अपराध या कार्य करने को लगे हों और उसमें वो अपराध कारित करते हैं तो अपराध कार्य करने वाले अपराधों के वे दोषी कहलाते हैं। तो ये आपका धारा 38 बताता है। धारा 39 देखिए स्वेच्छा, धारा 39 स्वेच्छा है, या इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। क्या होता है कि स्वेच्छापूर्ण अगर कोई अपराध के लिए किया गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से कार्य कारित करता है और कार्य कारित करने के बाद साधनों द्वारा कारित करता है और साधनों के लाए जाने समय कार्य किया है तो विश्वास करने योग्य रखा जाता है, तो उस कार्य के लिए उसको स्वेच्छापूर्ण किया गया कार्य या वॉलेंट्री मानते हैं। धारा 40 कई बार पढ़ते आपराधिक में अपराध में कौन सी धारा परिभाषित की गई है, तो आईपीसी में अपराध को धारा 40 में परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इस धारा के खंड 2 में और 3 में अपराध को वर्णित करके बताता है। धारा 41 विशेष विधि है। देखिए स्पेशल लॉ जो होता है वो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, देखो विशेष विधि विशेष जगह लागू होती है। अब देखिए विशेष विधि के बाद स्थानीय विधि भी होती है, तो स्थानीय विधि जो होती है वो किस में लागू होती है, धारा 42 में है। धारा 42 में क्या होता है, हम लोग कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लोकल लॉ, तो लोकल लॉ को धारा 41 में कहते हैं। धारा 43 देखो धारा 43 में क्या कह रहा है, धारा 43 जो है वो अवैध। अब कौन सी चीज़ हमारी वैध है और कौन सी अवैध है, तो देखिए यहाँ पे अवैध को क्या हम लोग कहते हैं, यहाँ पे अवैध को अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो क्या कहते हैं, लीगल और अनलीगल के बीच में, तो लीगल बाउंड टू लॉ। ठीक, देखिए करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, अवैध वस्तु को वैध रूप से कार्य करने के लिए कहा जाए तो वो वैध है। क्षति, अब यहाँ पे हमारी क्षति क्या है, क्षति को हम लोग इंजरी के रूप में जानते हैं। अब कौन सी इंजरी है, देखिए क्षति शब्द का ही बताया गया कि जब क्या हो, व्यक्ति के मन में भी हो उसकी ख्याति, संपत्ति या अवैध, तो वो इंजरी के जीवन में आ जाती है। धारा 45 जीवन के बारे में बताया गया, लाइफ। देखिए जब तक क्या कहते हैं कि जीवन, मानव का जीवन है, तो जीवन को किस में परिभाषित किया गया है, धारा 45 में। देखिए आपके पेपर में सीधा कौन सी धारा और किसको, ज़्यादा इसको इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम और वन लाइनर में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता कौन सी धारा में कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए मृत्यु, देखिए धारा 46 किसको बताती है, मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के लिए कौन सी धारा है, धारा 46। और धारा 47 जीवन जंतु, तो जीवन जंतु के बारे में क्या कहता है, धारा 44 बताता है, जिसको हम लोग एनिमल कहते हैं। तो जितने भी हमारे जीवंत जंतु हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, एनिमल। और एनिमल कौन सी आईपीसी की धारा में है, 47। धारा 48 देखो जलयान, जलयान जो हमारा है वो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे वीजल। तो वीजल को धारा 48 में बताया गया है जो आईपीसी में लागू होता है। और जलयान के बारे में देखिए धारा 49 में वर्ष और मास, ठीक, वर्ष और मास में ईयर और मंथ, दोनों चीज़ों को हम लोग धारा 49 में पढ़ते हैं। धारा 50 देखिए धारा 50 में क्या बताया गया है, देखिए धारा 50 में धारा को बताया गया। धारा शब्द जो होती है वो जो हमारी संहिता, जब कोई संहिता ली जाती है वहाँ पे हमारा धारा शब्द बताया जाता है कि संहिता के भाग है। और वहाँ पे देखो धारा 51 हमारी क्या है, शपथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओथ बोलते हैं। तो हमारी शपथ के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 52 देखिए धारा 52 में क्या कहता है, गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। देखिए सद्भावना पूर्वक का सबसे अच्छा अर्थ समझ लीजिए कि जैसे शल्य चिकित्सक है, किसी का इलाज करता है तो सद्भावना पूर्वक कार्य करता है, गुड फेथ में करता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए सर्जरी करते हुए, तो उसने मृत्यु नहीं की, उसने क्या, सद्भावना पूर्वक। देखिए धारा 53 में दंड के बारे में बताया गया। अब देखिए धारा 53 में जो हमारा दंड बताया गया, तो दंड में उन्होंने पहला दंड जो है वो क्या बताया गया था, जब धारा 53 में डिफाइन किया, मृत्यु है। दूसरा दंड है आजीवन कारावास,
तीसरा दंड जो है जिसको बताया गया है, अब उसको धारा 1949 के अधिनियम 17 के भाग 2 से निश्चित कर दिया। चौथा दंड कारावास से 2 तरह का होता है, एक कठोर श्रम के साथ होता है, एक सादा होता है। और पांचवा दंड क्या होता है, संपत्ति का संप्रहण करना। संप्रहण का मतलब क्या होता है, फोरफिटेज ऑफ द प्रॉपर्टी। और तुम्हारा छठा जो है दंड वो कौन सा है, जुर्माना। तो ये दंड को परिभाषित करते हैं। अगला देखिए, जैसे 53 है इम्पॉर्टेंट है और इसमें सारी चीज़ें पूछी गई कि दंड कितने तरह का धारा 53 में है, तो 6 प्रकार है, 6 हमने आपको बता दिए। धारा 55 आजीवन कारावास के लिए दंडादेश का लघुकरण किया गया। देखिए, आजीवन कारावास अगर किसी को दिया गया है तो उसका लघुकरण कैसे किया जा सकता है। तो देखिए लघुकरण का, अब देखिए जैसे 54 में क्या कहा गया, मृत्युदंड के दंडादेश को लघुकरण करना, और 55 में आजीवन कारावास के दंड को लघुकरण करना। देखिए केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल क्या कर सकता है, मृत्युदंड का लघुकरण कर सकता है। तुम लोग पढ़ भी चुके हो, अनुच्छेद 72 में राज्यपाल को ये दिया गया कि लघुकरण कर सकता है। धारा 56, देखिए 56 में यूरोपीय और अमेरिकी दंड की दास्ता, अब ये हमारे यहाँ लागू ही नहीं, तो इसको हम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे। धारा 57 दंडा विधियों को विभिन्न, अब देखिए 57 में जो दंडा विधियों की विभिन्न विधियों के बारे में बताया गया, देखिए कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे समय के साथ क्या हो जाती है धारा। दंडा विधियों विभिन्न में जैसे क्या होता है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के करार में तुल्य कर दिया गया। पहले ये नहीं कि आजीवन आप जीवन भी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, 57 में ये किया गया है। ठीक, अब देखिए 58 और 59 जो है उन धाराओं को लघु, देखिए क्या हुआ है कि इनको निर्वासन दंडादेश के अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और जब दिए गए का निश्चित कर दिया जाए। तो देखिए वर्ष 1955 में इनका एक अधिनियम आया था और उसके अंतर्गत इनको किया गया। तो दोनों देखिए कारावास को बदलने का निर्वसन, ये भी 1955 में अधिनियम आया था और उसमें बदलने की बात की गई थी। धारा इम्पॉर्टेंट है कि दंडादिष्ट कारावास के कारित मामलों में संपूर्ण कारावास या उससे कोई भी भाग कठिन या सादा हो सकता है। तो इस तरह से धारा 60 हो गई। तो इस तरह से हमारा ये वाला पोर्शन पूरा समाप्त हो जाता है कि हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग धारा 60 के आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।